बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पे 4 इश्यूज़ पे है। पहली तो मैं आपके सामने जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में और मियां महमूद रशीद साहब की क़यादत में कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जो हम रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, जो कल उन्होंने आपके सामने रखे भी, आज एक बार फिर आपके सामने बयान करूँगा। दूसरा, प्राइमरी तालीम के शोबे में वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में और डॉक्टर मुराद राज साहब की क़यादत में कुछ अचीवमेंट्स आपके सामने रखूँगा। 2 पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। एक मौलाना फजल रहमान साहब की जनाब के हवाले से जो उन्होंने ताज़ा कारनामा सर अंजाम दिया, और दूसरा कुलभूषण सिंह यादव के हवाले से आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन जो टेम्पो बनाती रही, कुछ वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को और मियां महमूद रशीद साहब के जो महकमा हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मिनिस्टर हैं, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक उस इशू पे कि जिसके ऊपर आवाम और इन्वेस्टर तकरीबन जो है वो बुरी तरीके से खज्जल ख्वार हुआ करते थे पंजाब के अंदर, उस शोबे में रिफॉर्म्स लेकर आए। और वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जिसके तहत 4 बुनियादी काम है कि जिनके हवाले से ई खिदमत मराकज़ 8 डिवीजनल हेडकोार्टर्स पे बना दिए गए हैं, और अगले 1 महीने के अंदर 36 के 36 अजला में ज़िले की सतह पे जो है वो ई खिदमत मराकज़ बन जाएंगे, और जिनमें 4 बुनियादी जो एक्टिविटीज़ हैं और जो खिदमात हैं वो 1 विंडो ऑपरेशन के तहत जनाब वहाँ पे सर्विसेज दी जाएंगी। उनमें एक तो आपके रहायशी, कमर्शल और सनती तामीर के जो नक्शे हैं उनकी मंजूरी। दूसरा, आपके जनाब प्रोजेक्ट जो होते हैं ये जितने कंस्ट्रक्शन के, चाहे वो जनाब आपके कमर्शल हैं, रेजिडेंशियल हैं या सनती हैं, उनकी कंप्लीशन का सर्टिफिकेट, किसी भी प्रोजेक्ट की, कमर्शल या सनती प्रोजेक्ट की ज़मीन की तब्दीली का जनाब सर्टिफिकेट, और फिर जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके जनाब मंजूरी का जो सर्टिफिकेट है। ये 4 ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे महीनों इन्वेस्टर्स जो है वो खजल हुआ करते थे, और उसमें करोड़ों रुपए की करप्शन होती थी, अरबों रुपए की करप्शन इन्वॉल्व होती थी, लेकिन फिर भी उनका मामला सॉर्ट आउट नहीं होता था। 30 दिन से लेके 75 दिन के एक टाइम पीरियड तय करके बाकायदा ये रिफॉर्म्स कर दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने ई खिदमत मराकज़ कायम हो चुके हैं। तकरीबन 1300-1400 दरख्वास्तें इस पे आईं, उनमें से 500 से अबव जो है वो निपटा दी गई हैं, और टाइम पीरियड रख दिया गया है 30 दिन से लेके 65-75 दिन है। इनके अंदर वो अदारा ये चारों सर्विसेज देने के हवाले से पाबंद होगा, और अगर कोई किसी किस्म के कागजात की कजी कमी होगी इन 4 खिदमात के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से, तो एक ऑटोमेटिक जो है ना जनरेट किया गया है ऐप, जिसके तहत जो है वो एप्लीकेंट को जो है वो मैसेज चला जाएगा कि आपकी ये एक कागज़ इसमें कम है या ये डॉक्यूमेंट आपका मिस है, और वो अपने उस डॉक्यूमेंट को पूरा करेगा, और उसके बाद 30 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर, 65 दिन के अंदर उसको जो है वो सारी ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और उसको ये सारे सर्टिफिकेट्स दे दिए जाएंगे। और ये सबसे ज़्यादा टची थे, इसमें महकमा माल, इसमें आपका जना डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, कॉरपोरेशंस, वासा, और पता नहीं कितने अदारे जो है वो इन्वॉल्व होते थे, जिसके दरमियान जो है वो शटल कॉक बनना पड़ता था जो है वो इन्वेस्टर्स को, और इसके ज़रिए से फिर इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री प्रमोट भी होगी और हज़ारों लाखों नौजवानों को, मज़दूरों को इसमें जॉब भी मिलेगी। ये मैं समझता हूँ कि वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की बहुत से जो सैकड़ों कारनामे हैं उनकी हुकूमत के जो बड़े अच्छे तरीके से पहली दफ़ा पंजाब में स्टार्ट किए गए, उनमें से एक है। दूसरा, डॉक्टर मुराद राज साहब हमारे जो इंतहाई विजिलेंट एफिशिएंट प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, उनकी क़यादत में और पंजाब हुकूमत और वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की सरपरस्ती में जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के हवाले से कुछ अचीवमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। पंजाब के 11 अजला में 110 मॉडल स्कूल्स उसका आगाज़ हो चुका है, जिनमें तकरीबन कोई 30% के करीब सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका है, और दिसंबर 2020 इस साल दिसंबर में ये सारे के सारे इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे। 110 मॉडल स्कूल हैं 11 अजला के अंदर। 13 ज़िलों के अंदर स्कूलों में
तकरीबन 2000 क्लासरूम्स उनकी तामीर का आगाज़ हो चुका है और दिसंबर 2020 में वो भी कंप्लीट होंगी। 10 ज़िलों में 400 लाइब्रेरीज़ का क़याम वो शुरू किया जा चुका है और वो दिसंबर 2020 तकरीबन कोई आपके 5 महीनों के बाद इंशाल्लाह वो भी जो है वो कंप्लीट होंगे। उसके अलावा 17 ज़िलों में 1000 साइंस लेबॉर्ट्रीज़ की का जो है वो तरक्याती सिविल वर्क्स और फिर उसके लिए इक्विपमेंट की खरीदारी, ये भी दिसंबर 2020 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर ई ट्रांसफ़र पॉलिसी, मैं ये समझता हूँ वो नाम नहाद खादमे आला होते थे, वो बोलते थे, बहुत नारे लगाते थे, हबीब जालब के शेर की फटियाँ तोड़ते थे, हड्डियाँ तोड़ देते थे, माइक तोड़ देते थे, लेकिन काम का आलम यह था कि वो भी ये चीज़ नहीं कर सके कि 2.5 अरब रुपए की करप्शन होती थी प्राइमरी स्कूल के शोबे में उसातिज़ा की सिर्फ ट्रांसफ़र के जनाब इशू के ऊपर, जो आपका एक नायब कासिद से लेके और आपके जनाब सिविल सेक्रेटेरिएट तक के बैठे हुए अफसरान वो जो है वो कमाया करते थे। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में और डॉक्टर मुराद राज साहब ने अपनी वजारत के अंदर ई ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई, जिसके तहत एक ऐप बनाई गई जिसके तहत आपके 2.5 अरब रुपए की करप्शन जो है वो एलिमिनेट हुई है, 2.5 अरब रुपए की, और उसमें तकरीबन 60 to 70% जो एप्लीकेशंस आई हैं वो एक्नॉलेज की गई और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई। अब किसी किस्म का किसी टीचर को, किसी क्लर्क, किसी सुपरिटेंडेंट, किसी सेक्शन अफसर, किसी डिप्टी सेक्रेटरी के पीछे भागने की, सिफारिश कराने की ज़रूरत नहीं होती। ऑटोमेटिक जो है वो उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो उसकी डिज़ायर होती है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है लीगल कोडल फॉर्मेलिटीज़ के अंदर, वो जो है वो एक्नॉलेज हो जाती है और वो फुलफ़िल हो जाती है। फिर इसी तरीके से 17 अजला में 1000 IT लेबॉर्ट्रीज़ जो है वो दिसंबर 2020 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी और तकरीबन जो है वो आपके 1227 स्कूल हैं जो एलिमेंट्री से सेकेंडरी लेवल पर जो है वो जिनकी अपग्रेडेशन हुई। 16 अरब रुपया इसके ऊपर लगना था, कम से कम 16 अरब रुपया। 1227 स्कूल हैं जो मिडल थे, जिनको हाई बनाने के लिए 16 अरब रुपया, एक टेडी पैसा लगाए बगैर, किसी MNA MPA की सिफारिश को देखे सुने बगैर, मेरे हल्के में जनाब एक स्कूल, मिडिल स्कूल जो है वो शकराल के अंदर अपग्रेड हुआ और वो हाई स्कूल बन गया है। मेरी कोई सिफारिश, मेरी कोई जनाब उसके वज़ीर तालीम के पीछे, सेक्रेटरी तालीम के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आपकी जनाब वो अपग्रेड हो गया। ये डॉक्टर मुराद राज साहब का मैं ये समझता हूँ और सरदार उस्मान बुज़दार साहब का एक ज़बरदस्त कारनामा है। 16 अरब रुपए की बचत हुई है और 1227 मिडिल स्कूल वो हाई स्कूल बन गए हैं। ये जनाब हमारी कुछ मैंने आपके सामने अचीवमेंट्स और परफॉर्मेंस जो है वो एजुकेशन के शोबे में रखी। 2 पॉलिटिकल इशूज़ हैं। एक तो जनाब सारी पाकिस्तानी कौम को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से मुबारकबाद हो, हज़रत अल्लामा मौलाना फजल रहमान साहब मज़ल्ला अलैह दामत बरकातु आलिया, पीर तरीक़ियत, रहबर शरीयत, उनकी जमहूरियत के लिए, मिसाके जमहूरियत के लिए जो भाग दौड़ थी और जो APC थी वो समर आवर हो गई, वो जनाब फल आवर हो गई, वो जनाब रिज़ल्ट आवर हो गई और उनका भाई ज़ियाउर रहमान साहब डिप्टी कमिश्नर कराची जो है वो तैनात हो गए। मैंने आपको बड़ी दफ़ा कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब 73 के आइन के तनाजुर में 74 किस्म की करप्शन की, 2 नंबरी की, अकरबा परवरी के रस्ते, गुर सुर फन ये निकाल लेते हैं। अभी पिछले दिनों ये गए, ट्राइका की मीटिंग हुई, मौलाना फजल रहमान साहब इधर बैठे हैं, उधर जनाब जरदारी साहब बैठे हैं, इधर बिलावल जरदारी साहब बैठे हैं, फ़ोटो चली, लोगों ने समझा पता नहीं जमहूरियत की बेहतरी के लिए, मिसाके जमहूरियत की बेहतरी के लिए, पार्लियामानी सिस्टम की बेहतरी के लिए पता नहीं कौन सा चांद चढ़ेगा। पता लगा जनाब उसका रिज़ल्ट क्या आया। ज़ियाउर रहमान साहब, जिनकी आज थोड़ी सी हिस्ट्री में आपके सामने रख दूँ, PTCL के अंदर आम से ग्रेड 15-16 के मुलाजिम थे। 2007 के अंदर परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ डील करके जो इन्होंने हुकूमत ली थी, दुरानी साहब ने उनको
PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, उस ग्रुप के अंदर इल्लीगली जनाब डाल दिया। फिर उसके बाद मिसाके जमहूरियत की छतरी तले ये जो आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन है, जिसमें नून लीग भी एक बुनियादी रुकन है, उन्होंने मिसाके जमहूरियत के तहत जो इनके सियासी रिश्तेदारी कायम हुई थी, उन्हें खुशाब के अंदर अपने दौर के अंदर DC लगाई रखा। अब इन्हें सिंध के अंदर सिंध हुकूमत की रिक्वेजिशन पे पहले वहाँ से मंगवाया गया और फिर जनाब उन्हें डिप्टी कमिश्नर तैनात कर दिया गया। इंस्पाइट ऑफ दिस, बावजूद इसके कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि किसी किस्म के किसी दूसरे सूबे के सूबाई कैडर के मुलाजिम को किसी और सूबे में जाके जो है वो तैनात नहीं किया जाएगा। ये सिंध के हवाले से ही उनकी एक रूलिंग थी। उसको वायलेट करते हुए हज़रत आसिफ जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब, और ख़ुसूसन बिलावल जरदारी साहब के जो पिछले कई अरसे से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन की, जमहूरियत की, पार्लिमानी सिस्टम की, एथिक्स की, वैल्यूज़ की, रवायात की, हक की, सच की तालीम जो है वो हमें और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को देते हैं। आज जनाब उन्होंने अपनी इस पूरी तालीमात जो तालीमात हमें दिया करते थे, और ताज़ा भी जो है वो कल परसों भी तकरीर करके गए, और तकरीर करके कोरम की निशानदही इस तरह की जैसे वो गली मोहल्लों के अंदर छिछोरे बच्चे जो है वो घंटियाँ बजा के घर से भाग जाते हैं ना किसी की, बिल्कुल इसी तरह तकरीर ख़त्म की और फ़ौरन कोरम की निशानदही की, और मुराद सईद की फिल्बदी तकरीर से बचने के लिए भाग गए। और मुराद सईद आजकल उनके लिए छेड़ बने हुए हैं। उन बिलावल जरदारी साहब के लिए अर्ज़ है कि जनाब आज ज़ियाउर रहमान साहब आपके लिए कलंक का टिक्का बन के जनाब आपकी परफॉर्मेंस, आपकी हक सच बातें, आपकी उन सारी तालीमात और उन सारी इखलाकियात के ऊपर एक सवालिया निशान बन गए हैं कि जिनके हवाले से नैब के अंदर भी जो है ना वो चीज़ें चल रही हैं उनकी करप्शन के हवाले से, लेकिन आपने अपनी जनाब सियासी रिश्तेदारी निभा ली और आपने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिसाके जमहूरियत, राधा आओ मिलके खाएं आधा आधा वाला जो सिस्टम था, उसकी रवायात अभी भी कायम रखी। तो इंतहाई शर्मनाक ये तैनाती है, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने मौलाना फजल रहमान साहब का और जनाब मौलाना आसिफ जरदारी साहब का और जनाब आपके बिलावल जरदारी साहब का चेहरा जो है वो बेनकाब हो गया। एक तो ये आपके सामने क्लियर रखने थे, और लोगों को पता चल गया कि हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब की हर भाग दौड़ जो है वो असूल के नाम पे वसूल की सियासत होती है। ये मैंने ये डायलॉग ईजाद किया, असूल के नाम पे वसूल की सियासत। लोग कहते हैं यार फयाज चौहान गलत कहता था, आज आपके सामने आ गया कि जनाब किस तरीके से ये वसूलियाँ करते हैं। तो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। आखिरी चीज़ और आखिरी इशू, कुलभूषण सिंह यादव के ऊपर आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने बड़ा तमाशा किया पिछले 6 दिनों के अंदर, बहुत तमाशा किया, चाय की प्याली में बहुत तूफान खड़ा किया। बड़ा जनाब रज़ा रब्बानी साहब से लेके, बिलावल जरदारी साहब से लेके, ख्वाजा आसिफ साहब से लेके, नून लीग की क़यादत, पीपल्स पार्टी की क़यादत, बड़ा जनाब इन्होंने उछल कूद की। वो किसी ने कहा कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तोबा, हाय उस जोदे पशेमा का पशेमा होना। सूरत हाल ये है कि कुलभूषण सिंह यादव 2016 के अंदर पकड़ा गया। आज तक नून लीग के वो कायद, जिसको कायद का दर्जा दिया हुआ है, जो इस वक्त ताहयात भी और वाहयात भी नाअहल हैं, उन्होंने आज तक कभी कुलभूषण सिंह यादव का नाम अपने मुंह से लेने गवारा नहीं किया। उसी 2016 की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के अंदर सुषमा स्वराज साहिबा, जो इनकी वज़ीर खारजा थी इंडिया की, उन्होंने एक जाली मुसलमान जो बुनियादी तौर पे हिंदू था उसको मुसलमान के तौर पे पेश करके उसको जैश ए मोहम्मद और पता नहीं ISI का हैंडलर करार देकर, जो झूठा और फेक था और हिंदू था, वो मुसलमान भी नहीं था, उसके हवाले से अपनी तकरीर के अंदर पाकिस्तान को इतना डिग्रेड किया कि आपकी सोच से बाहर है। 2016 की जनरल असम्बली में अक़वाम मुत्तहिदा की,
हमारे पास ताज़ा ताज़ा ये कुलभूषण सिंह यादव मौजूद था जिसने एतराफ़ किया कि मैं नेवी का, इंडियन नेवी का अफसर हूँ, मैं रॉ का एजेंट हूँ, मैंने खैबर से लेके कराची तक, ग्वादर से लेके चतराल तक क्या क्या मैंने जनाब दहशतगर्दी के वाक़यात करवाए, किस किस को स्पॉन्सर किया, कैसे कैसे स्पॉन्सर किया। लेकिन यकीन जाने हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म उस जनरल असम्बली के अंदर सुषमा स्वराज से जो है वो मार खा के आ गया। उसने झूठ के ऊपर हमें पाकिस्तान को डिग्रेड कर दिया, लेकिन हमारा वज़ीर आज़म सच के ऊपर भी जो है वो कुलभूषण सिंह यादव का नाम लेना उसने गवारा नहीं किया। वजह क्या थी? दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के बिलावल जरदारी साहब आजकल बड़े जनाब चहक चहक के, लहक लहक के, महक महक के कुलभूषण सिंह यादव का जनाब तस्करा करते हैं और कहते हैं जनाब कि उसको NRO दे दिया गया। ये वही बिलावल जरदारी साहब है जिनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 1989 के अंदर वज़ीर आज़म थी और राजीव गांधी वो पाकिस्तान का दौरा करने आए, जिनकी उम्रें तो 10-10 साल है ना, सियासत में शायद वो भूल जाएं, या जिनकी उम्रें सहाफ़त के अंदर 8 साल 10 साल है वो शायद भूल जाएं। जो सीनियर सहाफ़ी और जो सीनियर पॉलिटिशियन है वो सब जानते हैं। उस वक्त कश्मीर हाउस के बोर्ड थे मैरियट होटल के सामने, उन्होंने उस रूट के ऊपर जहां से राजीव गांधी ने गुजरना था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हैसियत से वो बोर्ड उतरवा दिए कि कहीं राजीव गांधी और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडिया नाराज ना हो जाए। वो बिलावल जरदारी आके हमें बताता है कि जनाब इंडिया और कुलभूषण सिंह यादव। और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज, ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं, मिसाके जमहूरियत, जिसको मैं कहता हूं राधा आओ मिलके खाएं आधा आधा वाला सिस्टम, मिसाके जमहूरियत के 20 नुकात में से एक नुक्ता, आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट और नई चीज होगी, लेकिन ये नई है नहीं है, आज मैं बेनकाब करूंगा तज़कीर के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए भी और मीडिया के दोस्तों के लिए भी, तजिया निगारों के लिए भी और एंकर्स के लिए भी। मिसाके जमहूरियत जो गैर मुल्की ताकतों ने करवाया था, किसके दरमियान? नून लीग नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जरदारी साहब, असफंद यार वली साहब, मौलवी फजल रहमान साहब, इल्ताफ हुसैन साहब, वो गैंडा स्वामी जो बाहर बैठे हुए हैं, और जनाब आपके महमूद खान अचकजई साहब, ये सारों को मिसाके जमहूरियत के तहत जो इकट्ठा किया गया, उसके 20 नुकात तय किए गए। उसमें एक नुक्ता क्या था? एक नुक्ता यह था कि इंडिया के साथ दोस्ती करनी है, इंडिया से मुखासमत नहीं करनी। इंडिया जो मर्जी करे, पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान के उन तमाम जिन्होंने साइन किया हुआ है उस मिसाके जमहूरियत पे, उनकी अगर हुकूमतें आएंगी या अगर हुकूमतें नहीं भी होंगी, अपोजिशन में भी होंगे, इंडिया के साथ अड्डा और फड्डा नहीं लगाना। इंडिया चाहे दहशतगर्दी करे पाकिस्तान में, इंडियन रॉ चाहे पाकिस्तान के अंदर जो है वो लॉलेसनेस क्रिएट करे, इंडियन रॉ और इंडियन दहशतगर्द चाहे पाकिस्तान के जरूरतमंद और दिलेर अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों को शहीद करे, इंडिया चाहे पाकिस्तान के अंदर मसाजिद के अंदर, गिरजाघरों के अंदर बम धमाके करे, इंडिया चाहे पाकिस्तान के अंदर हमारी तंसीबात के ऊपर हमले करे, इंडिया चाहे पाकिस्तान के अंदर हर किस्म की गुंडागर्दी और बदमाशी करे, लेकिन इंडिया का ना नाम लेना है, ना तस्करा करना है, ना दुश्मनी करनी है, ना मुखासमत करनी है, ना किसी नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इंडिया को ब्लेम करना है। यह वजह थी जिसकी वजह से वो ताहयात और वाहियात नाअहल होकर बाहर जो इस वक्त लंदन में बैठे अपनी प्लेटें ठीक करने लगे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जान के इसी सिग्नेटरी होने की हैसियत से और गैर मुल्की मुल्क दुश्मन ताकतों को खुश करने के लिए कुलभूषण सिंह यादव का नाम आज तक नहीं लिया, और जब तक वजीर आजम रहे किसी नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ना इंडिया को ब्लेम किया, ना कुलभूषण सिंह यादव का नाम लिया। वो आज कुलभूषण सिंह यादव के नाम पर जनाब बड़ी सियासत कर रहे हैं वो पार्टियां। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज और आखिरी बात अपनी खत्म करते हुए, यही नून लीग की हुकूमत थी, यही आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन थी, यही मिसाके जमहूरियत की छतरी तरह सारे रिश्तेदार, ये जो फुफीजाद ताईजाद सियासी रिश्तेदार बने हुए थे, इन्होंने प्लानिंग करके मोदी को खुश करने के लिए इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की दी हुई पॉलिसी के मुताबिक, मोदी की दी हुई स्ट्रेटजी के मुताबिक, यही नून लीग की हुकूमत अपने
इन मिसाके जमहूरियत के रिश्तेदारों के मशवरे से कुलभूषण सिंह यादव का केस आलमी अदालत के अंदर लेकर गए थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर लेके गए थे। अब जब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गए तो फिर पाकिस्तान पाबंद हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसलों का, डिसीजंस का, सबमिशंस का, उनकी जनाब हर किस्म की पॉलिसी का। और उसी पॉलिसी के तहत कल वजीर कानून फरोग नसीम साहब ने बड़े अहसन तरीके से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इनकी सारी कुलभूषण सिंह यादव के हवाले से जो मुनाफकत के ऊपर और मैकावली की सियासत के ऊपर मबनी, चांकिया की सियासत के ऊपर मबनी, गोएबल्स की सियासत के ऊपर मबनी जो इनका ड्रामा था पिछले 6 दिन से, वो झाग की तरह बैठा दिया। जो थोड़ी बहुत रह गई होगी वो आज इंशाल्लाह इनकी झाग बैठ जाएगी कि जनाब हम उसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसलों के पाबंद हैं और उनके फैसलों की रोशनी में सिर्फ काउंसलर्स की रसाई दी गई है, ना कोई एनआरओ, ना कोई रिहाई, ना कोई फैसिलिटेशन। लेकिन यह भी जो दिया गया है, ये आप जो केस लेकर गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसके तहत और प्लानिंग ये थी इंडिया की कि अगर आलमी अदालत का फैसला पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा तो वो भागा भागा सलामती कौंसिल जाएगा और वहां जाके पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां भी लगाएगा। और FATF के हवाले से पाकिस्तान ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में जो एक बहुत अच्छे तरीके से अपना पूरा केस लड़ते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, दोबारा पाकिस्तान के लिए जो मसाइल क्रिएट कर दिए जाते। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़े अहसन तरीके से वो पूरे का पूरा इंडिया का प्लान नाकाम कर दिया। लेकिन वो माहौल भी अगर बना तो सिर्फ और सिर्फ इनके जो कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो केस लेके गए उसकी वजह से बना। ये कुछ इश्यूज थे जो आपके सामने रखने थे, तो अब आप सवाल पूछ सकते हैं। हेल्थ और पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें तो उसमें भी कुछ नहीं है। आटा चीनी बहरान जो है वो आपकी हुकूमत से काबू नहीं पाया जा रहा। तो रियासत मदीना में इस वक्त फाका कशी की वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो क्या ये बातें और तकारीर से ही गुजारा करेंगे आवाम? एक चीज़ तो अपने जहन में रख रहे हैं कि अल्लाह पाक के करम से हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की क़यादत में और सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में ऐसे इस्लाहात हुई हैं कि जो आज तक पंजाब के अंदर ना सुनी गई ना देखी गई। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपका 50 लाख ख़ानदान को 7.25 लाख की मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिल चुका है। इससे बड़ी और कौन सी हो सकती है? इससे बड़ी कौन सी हो सकती है कि पंजाब के अंदर 10 नए हस्पताल उनकी तामीर का आगाज़ हो चुका है। इससे बड़ी कौन सी हो सकती है कि 1992 के बाद लाहौर के अंदर एक हस्पताल सरकारी नहीं बना, 3 हस्पताल जो है ना तकरीबन वह सिर्फ लाहौर के अंदर जो है उनकी बुनियाद शुरू हो चुकी है। तो ये तो बात पहले आप ना करें। दूसरी जो आपने कही कि 50 लाख घर 2 साल गुजर गए, आप माशाल्लाह सारे प्रैक्टिकल लोग हैं। आपका मैच है ये 50 ओवरों का, आप 98% मैचेस के अंदर देखते होंगे कि पहले 20 ओवर, अभी तो 20 ओवर हुए हैं, 30 ओवर रहते हैं, पहले 20 ओवर में अभी आपका जनाब अक्सर होता है कि 15% भी आपका स्कोर अचीव नहीं होता, लेकिन आखिरी 30 ओवरों में जनाब आप वो सारा अचीव कर लेते हैं। तो आप बेगम रहे इंशाल्लाह 30 ओवर बकाया है। जी इमरान भाई, इमरान साहब, ये बताइएगा कि कल तक तो नॉन लीग पीपल्स पार्टी नैब पर इल्जाम लगाती रही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, अब आपके खादी काफ लीग ने कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है नैब की तरफ से। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर कौन रहा है और खास तौर पर काफ लीग के खिलाफ? देखिए बात यह है कि चौधरी बरदरान मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे बुजुर्ग हैं, उनसे मेरा बड़ा प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, खसूसन चौधरी परवेज़ लाई साहब से। तो ये उनका और नैब के दरमियान का मामला है, ठीक है ना। ना मैं काफ लीग का तर्जुमान हूँ, ना मैं नैब का तर्जुमान हूँ। तो सुने मेरी बात। बाकी नैब की प्रोसिक्यूशन के हवाले से, नैब का जो स्टाइल ऑफ वर्क है उसके हवाले से हमारी एप्रीहेंशंस भी हैं, पब्लिक की भी हैं, मीडिया की भी हैं, और हकीकतन कुछ है, ठीक है ना जी, कि चोरों को सही सज़ा नहीं मिल रही, डाकुओं को सज़ा नहीं मिल रही, केस एंड रिजल्ट तक नहीं पहुँच रहे, कोई जनाब निशान इबरत प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं बन रही। तो इसके अंदर चेंजेस की ज़रूरत है और वो इंशाल्लाह वक्त के साथ
करते हैं इसके बाद। सियासी सूरत हाल है, अगर उसके ऊपर बात की जाए तो मौलाना फजल रहमान साहब जो थे काफ़ी मुतरक थे, उन्होंने बिलावल जरदारी से बात की, आसिफ जरदारी से मुलाकात भी की। उसके बाद उन्होंने ख्वाहिश की कि वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया गया, बिलावल की भी थी, वो 3 दिन लाहौर है, फिर वापस चले गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ना मिले। अब जो एक जुमला जो है काफ़ी ज़ुबान इज़्ज़त-ए-आम है, जिसमें हाजी सादत शेख ने बड़ी डिटेल बताई है कि इंतज़ार करें। वो किस बात का इंतज़ार है शहबाज शरीफ साहब को कि वो खुल कर मिल नहीं रहे? देखो बात ये है कि अभी 2 दिन पहले इन्होंने एक चाय की प्याली में तूफ़ान ये खड़ा किया, वो मेरा भाई है हसन मुर्तज़ा जना, वो मुलाकात करके आए हमजा शहबाज साहब से, और ख़बर चला दी गई जनाब के पंजाब के अंदर दोनों मिल के हुकूमत बनाएंगे। मैंने उस पर बड़ा एक दिलचस्प अफसा किया था। वो बेचारे गांव के अंदर 2 गरीब लोग थे, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं करता था। उन्होंने कहा यार ऐसा करते हैं, आपस में बैठ गए। उन्होंने कहा यार तू मनु चोई साहब क्या करते, मैं तेनू राय साहब क्या करांगा, चल इस बारे दोनों आपस इज़्ज़त कर लिया करांगे। तो बिल्कुल मिसाल इस वक्त यही है, 50 MPA पंजाब के अंदर नून लीग का उनसे मुतनफ़र है, 10 में से 2 जो है वो पीपल्स पार्टी के जरा कानों को हाथ लगाए बैठे हैं, बिलावल जरदारी साहब की और आसिफ जरदारी साहब की करप्शनें देख के, 2 नंबरियाँ और टीटियाँ देख के। तो भाई कहाँ से, वो अक्सर मैं कहता हूँ जेब में नहीं है ढेला, देखने चले हैं मेला, वो किधर से लेके आओगे? बस ये वही है, तुम की राजे साहब आप तो मैं तू की चोई साहब आखसा है ना। जी आजम साहब इसके बाद चौहान साहब ये बताइएगा कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए बिलावल भुट्टो साहब बड़े सरगर्म नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि इसके बाद शायद पंजाब से हम अपनी एक मुमकिन तहरीक का आगाज़ करेंगे, जहाँ पर हुकूमत के लिए जो है ना मुश्किल टाइम वो लाना चाह रहे हैं। आप समझते हैं कि ऐसी जो हुकूमत तहरीक है वो कितनी कारगर साबित हो सकती है इन हालात में, जब कोरोना वबा भी है और पंजाब गवर्नमेंट भी जो थोड़ी सी बैकफुट में नजर आ रही है? 10 साल और क्या कहते हैं 2 साल हो गए हैं, 2 साल, ठीक है जी। 2 साल से हम क्या सुन रहे हैं, ये बजट के बाद, ये छोटी ईद के बाद, ये बड़ी ईद के बाद, ये मुहर्रम के बाद, ये 12 रबीउल अव्वल के बाद, ठीक है जी, ये जिलहज के बाद तहरीक शुरू होगी। और भाई तहरीक चलानी है, पानी से पकौड़े नहीं तलने। मैंने तो इनको ऑफ़र किया बिलावल जरदारी साहब को, बिलावल जरदारी साहब यहाँ आए थे, 3 दिन बैठे रहे, वो शहबाज शरीफ साहब ने इनको ठींगना दिखा दिया। क्यों? शहबाज शरीफ साहब भूल सकते हैं और आले शरीफ के जब पिछले 5 साल थे, आले शरीफ के खिलाफ कोकला छपाकी जुमेरात आई है, जड़ा आगे पीछे देखे उसकी शामत आई है वाला माहौल बना हुआ था। तो ये इस तरह हाथ करके दोनों बाप बेटा जनाब दूर से तमाशा देख रहे थे, आसिफ जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब। अब जब उनकी सारा कुछ रुड़ गया, वेले हो गए, नकाम नामुराद सब कुछ फारिग आले शरीफ का, तो अब वो इनकी बारी आई, इनके फैसले आने लगे हैं, नैब के भी, अदालतों के भी, इनकी करप्शन के, इनके अब्बा जी के, फुप्पी जी के, मुंह भोले चचा के और इनके। अब ये भागे भागे आए थे शहबाज शरीफ साहब का कंधा इस्तेमाल करने। शहबाज शरीफ साहब कुछ ज़्यादा ही सियाने ने। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने 3 दिन जनाब ठींगना दिखाया, ना मुलाकात की, तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले के मज़दाक बिलावल जरदारी साहब नाकाम और नामराद यहाँ से गए। जाते जाते जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पे और नैब पे अपना गुस्सा निकाल गए। जनाब कोई हासिल वसूल नहीं है, ना कोई तहरीक चलनी है। अगले 3 साल 1 महीना वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में वफाक और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में मामला चले। इसके बाद पानी क्या है यार, पानी क्या है? आपकी जो नैब की कारकर्दगी से हुकूमत को नुकसान हो, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, नैब के हवाले से मैंने आपको जवाब दे दिया कि नैब की कारकर्दगी से तो मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हम मुतमिन नहीं हैं, आवाम भी, कि इन चोरों डाकुओं को जिनके खिलाफ GITs बनी हैं, जिनके खिलाफ केसेस बने हैं, जिनके खिलाफ चीज़ें क्लियर हैं, वो मंजूर पापड़ वाला, वो निसार गिल, वो मसरूर अहमद, ठीक है जी, वो टीटियाँ, ठीक है ना जी, जिनके निकलने पे इनकी सीटियाँ बजती हैं, ये इनका कोई रिजल्ट एंड होना चाहिए। इस हवाले से हमारे एप्रीहेंशन तो है जी। मोहसिन आप उसके बाद। अच्छा चौहान साहब, आप चूंकि आगे शबाब में जमीयत के नाज़िम भी रहे हैं, तो आपने लिटरेचर पढ़ा होगा, ये नसीम हजाजी वगैरह के नावल भी पढ़े होंगे। सिराजुल हक साहब ने कहा है कि इमरान खान ने जज्बा हुर्रियत बेदार करने के लिए वो उन्हें नसीम हजाजी के नावल भिजवाएंगे ताकि वो तकरीरें ना करें, कश्मीर के लिए अमली इक़दामात करें। तो आप भी सिराजुल हक साहब को कुछ भिजवाएंगे? और दूसरा ये बता
बताते हैं कि जब चौधरी बरादरान की टीटीज की बात आती है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है, तो आप उन्हें काबिल एहतराम बना देते। उनकी जानिब पे टोपों का रुख इसी तरह करें जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब करते हैं। नैब ने कह दिया इनकी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो साबित हो रही है। आज खुल के बोल ही दें जरा। सिराजुल हक साहब मेरे भाई हैं, वो नाज़िम आला होते थे जमीयत के, मैं उस वक्त नाज़िम डिवीज़न था, ठीक है ना जी। मैं उन्हें सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब का कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान की आइडेंटिटी के हवाले से, पाकिस्तान की पहचान के हवाले से, पाकिस्तान की इज़्ज़त और एहतराम के हवाले से जो किरदार है ना, वो बिल्कुल वही है कि किया मैंने उस खाकदां से किनारा जहाँ रिज़्क़ का नाम है आब व दाना, हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की ज़िंदगी ज़ाहदाना। झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। तो जनाब वो शाही सिफ्त कायद है, उसने जो किरदार अदा किया है पहले ट्वीट से लेके हलफ उठाने के बाद वज़ीर आज़म का, आज तक वो कश्मीरी आवाम की जद्दोजहद आज़ादी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, सियासी हवाले से, सहाफ़ती हवाले से और हर हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का कोई फ़र्द भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब पे कश्मीर के इशू के हवाले से उंगली नहीं उठा सकता। आखिरी सवाल जनाब, आखिरी सवाल जी, बहरहाल इस कहानी पुरानी हो गई है। और एक चीज़ बस क्लियर कर दूं कि पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब एज़ अ चीफ़ एग्जीक्यूटिव इंतहाई मजबूत और इंतहाई अहम हैसियत रखते हुए अपने सारे मामला चला रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के हों, चाहे वो पॉलिटिकल हों। जी ख्वाहिश साहब। पिछले 2-2.5 साल से हिंदुस्तान मुसलसल LOC पर खिलाफवर्जी कर रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन फाइल चल रही है। कन्वर्शन हमने पकड़ लिया, वो यहाँ आ गया, लेकिन हमारी पॉलिसी क्या है कि हम एक तरफ गोलियाँ खा रहे हैं, दूसरी तरफ करतारपुर बॉर्डर खोल रहे हैं, और अब अभी हमने वाघा बॉर्डर के हवाले से भी कर दिए। तो आप वहाँ शिकस्त आ रही है, एक पूरा साल हो जाएगा, इस साल में वो कश्मीर खा गए, हम करतारपुर में भी आ रहे हैं, क्या पॉलिसी है क्या हमारी? देखिए हमारी पॉलिसी तो बड़ी क्लियर है कि उधर मोदी का इंडिया है जिसका इमेज क्या है, मुसलमानों को कत्ल गारतगरी का शिकार करना, दिल्ली के फसादात करवाना, LOC पे गुंडागर्दी करना, अपनी ही हिंदू दिलत कौम जो है ना उसके ऊपर जुल्म और जबर करना, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर जुल्म और जबर करना, फस्तायत, यजीदियत और हिटलर का जनाब सेकंड पार्ट, वो एक पूरा माहौल और पूरा मजाज एक तो वो है। फिर एंड में आके चीन से छितर और लितर खाना, और फिर वो छितर और लितर जो चीन से खाए हैं महीना डेढ़ पहले, वो आपके सामने है कि अभी तक उनका इंडियन रॉ का जो स्पॉन्सर्ड मीडिया है वो चा सारा दिन लगा होता है चाइना के ख़िलाफ़। उनकी देखने वाली हालत है, एंड रिज़ल्ट उनका ये। दूसरी तरफ पाकिस्तान, इमरान ख़ान साहब का पाकिस्तान, जहाँ पे ना किसी की मंदिर की तामीर के ऊपर, ना किसी के गिरजे की तामीर के ऊपर, ना किसी के गुरुद्वारे की तामीर के ऊपर कोई कदखन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। और करतारपुर के हवाले से एक सिख बरादरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी एफिलिएशन, उनकी मजहबी जो एक अफेक्शन है अपने मज़हब से, उसके लिए फैसिलिटेशन जो दी है, पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। ये है इमरान ख़ान साहब का पाकिस्तान। तो बाकी जहाँ पर वो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट, इंडियन रॉ, इंडियन फ़ौज गड़बड़ करती है, तो फिर 27 फरवरी की सूरत में आपको नज़र आता है कि उनकी बॉलीवुड बनाती है तारे ज़मीं पर, तो हम बनाते हैं त्यारे ज़मीं पर। ठीक है ना जी फिल्म। तो आप बेगम रहें, जब वो गले का ढोल कोई बांधेंगे या बांधते हैं तो उसको बजाएंगे इंशाल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से, पाकिस्तान की फ़ौज भी और पाकिस्तान की आवाम भी, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट और इंडियन रॉ और मोदी का इंडिया अगर करेगा। लेकिन जहाँ तक अपना एक फेस है, तो फेस हमारा पाकिस्तान का बड़ा नीट एंड क्लीन है कि जो इंडिया से कम अज़ कम बेहतर है। ठीक है जी।